हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड क्रैश कोर्स में आज हम कर रहे हैं अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। सी ऑलरेडी इतने सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड अभी जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज। अब तक जितने भी हमने चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं वो सब आपको आई बटन पे दिख जाएंगे। ओके, तो आप उस पर टैप करके जिस भी चैप्टर का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना है आप उस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, चलिए। सो आज की क्लास में टोटल 25 MCQs रहेंगे जिनका आपको आंसर करना है एंड एट द एंड आपको मुझे बताना है कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, जैसे ही देखो मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगी आपके लिए, अगर आपको आंसर आता है आप पॉज करेंगे एंड कमेंट में उसका आंसर बताएंगे और मैं हर एक बच्चे का आंसर चेक करूंगी। ठीक है, फिर उसको मिलेगा हार्ट जिसका आंसर होगा सही। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज the process of water changing into gaseous from ओके यहां पे वाटर का कन्वर्जन हो रहा है। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? यहां पे वाटर चेंज हो रहा है गैस में। क्या चेंज हो रहा है? यहां पे वाटर का कन्वर्जन किस में हो रहा है? गैस में हो रहा है। जब वाटर गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग। क्या हो जाएगा? यस, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलेंगे? तो लिक्विड से गैस में, वेपर में कन्वर्ट करना इट्स नोन एज इवापोरेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं, है ना। यहां पे वाटर से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसका उल्टा प्रोसेस होता तो हम उसको कंडेंसेशन बोल देते, बट लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू वेपर इज इवापोरेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 इज द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग इनटू लिक्विड। ठीक है, यहां पे क्या कह रहे हैं? वाटर वेपर जो है हमारे पास, यहां पे वाटर वेपर है एंड ये वाटर वेपर अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जब वेपर यानी कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यस, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? हमारे पास ऑप्शंस है फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन या फिर बॉइलिंग। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन बोलते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पे व्हाट हैपेंस टू द वाटर वेयर इट इज कूल्ड एट 0 डिग्री। यस, व्हेन इट इज कूल्ड एट 0 डिग्री क्या हो जाएगा वाटर का? जब वाटर को हम कूल डाउन कर देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तब क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे? वो बॉयल हो जाएगा, इट टर्न इनटू आइस, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इवापोरेट या फिर इट रिमेन्स लिक्विड। भाई खुद सोचो, अगर पानी है उसको हमने 0 डिग्री पे रख दिया तो वो जमना शुरू हो जाएगा। जैसे आप फ्रिज में पानी रखते हो तो क्या हो जाता है? सोच लो, सोचो सोचो, जब आप फ्रीजर में पानी रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो पानी आपको किस फॉर्म में नजर आता है? वो तो जम जाता है, वो तो बर्फ बन जाता है, यानी कि वो क्या हो चुका है? यस, वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है। सो इट टर्न इनटू आइस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी, नॉट सी, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। सो द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। यस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? देखो आपको सारे के सारे प्रोसेस आने चाहिए, लास्ट में ना एक बार हम सारे के सारे प्रोसेस को ना रिवाइज कर लेंगे। ओके, चलो
प्रोसेस का नाम बोलो जहां पे हम लिक्विड को क्या कह रहे हैं, लिक्विड को किस में चेंज कर देते हैं बेटा, सॉलिड में चेंज कर देते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवापोरेशन या फिर कंडेंसेशन. कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, यस कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, सो इट इज फ्रीजिंग, ऑफ कोर्स जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच फैक्टर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन. कौन सा यहां पे फैक्टर है जिसकी वजह से इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है. तो सबसे पहले आपको इवापोरेशन का मतलब पता होना चाहिए. क्या होता है इवापोरेशन? इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना. ठीक है, यहां पे हमें कुछ भी हीट नहीं करना पड़ता है. एनवायरमेंट की टेम्परेचर की वजह से जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन. ठीक है. अब इवापोरेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे वर्क करता है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो अफेक्ट होता है. तो यहां पे वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से, जिसकी बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा. ठीक है. सो लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, स्ट्रॉन्ग विंड या फिर लैक ऑफ सनलाइट. तो चलो मैं आपको सारे के सारे फैक्टर ना एक बार बता ही देती हूं. ठीक है. तो इवापोरेशन की अगर हम बात करते हैं, इवापोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, ठीक है, विंड स्पीड पे एंड सरफेस एरिया पे. ठीक है. जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा. जहां पे बहुत तेज हवा चल रही होगी, देखा है ना, अगर बहुत तेज हवा चलती है तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं. कैसे जल्दी सूख जाते हैं? क्योंकि उसका पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है. तो जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी कपड़े सूख जाएंगे. नाउ द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा इवापोरेशन होता है. ठीक है. तो यहां पे क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड, जितनी तेज हवा चलेगी उतना ज्यादा इवापोरेशन हो जाएगा. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. राइट. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. सो वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कोल्ड ग्लास. ये तो देखो आपने देखा होगा, है ना. क्या आपने देखा है कि जब ठंडा पानी हम ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के बाहर हमको क्या चीजें नजर आती है बेटा? छोटे छोटे ना वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं. तो ये छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स कहां से आए? क्या आपके ग्लास में पोर्स हैं छोटे छोटे से? नहीं ना. तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स कैसे आए? समझो. क्या होता है, जब भी आपने ग्लास में बिल्कुल चिल्ड पानी रख दिया, ठंडा पानी रख दिया, तो उतने दूर का जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, लेकिन उसके बाहर का जो टेम्परेचर है, थोड़ी दूर का जो टेम्परेचर है वो तो अभी भी गर्म है. ठीक है. तो वो जैसे ही कोल्ड क्लाइमेट की उसमें आता है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट की ऐसे बोल सकते चपेट में आता है, तो क्या हो जाता है, जितना भी उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, हमारे एनवायरमेंट में वाटर के ड्रॉपलेट्स है ना, ह्यूमिडिटी है, तो जितना भी एयर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठंड उसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वो वाटर के ड्रॉपलेट धीरे धीरे जमना शुरू हो जाते हैं, है ना. यानी कि वेपर से वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं. वेपर वाला फॉर्म तो हमको दिखता नहीं है, बट जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो हमको ग्लास के चारों तरफ दिखाई देते हैं. इस प्रोसेस को बच्चे हम क्या कहते हैं? जल्दी बता दो. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन या फिर सब्लिमेशन? क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. क्यों कंडेंसेशन बोलेंगे बेटा? क्योंकि यहाँ पे वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है. कहां से कहां पे हुआ है? वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is an example of condensation? कौन सा इसमें से कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है? ठीक है. ड्राइंग ऑफ क्लोथ, ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है. स्ट्रीम फॉर्मिंग ऑन अ मिरर आफ्टर अ हॉट, स्टीम फॉर्मिंग ऑन अ मिरर आफ्टर अ हॉट शावर, जैसे आजकल ये बहुत होगा, है ना, ठंड पड़ रही है, ठीक है, सुबह सुबह नहाने का मन नहीं करता, लेकिन अगर गर्म पानी मिल जाए तो हर कोई नहा लेता
है ना। तो गर्म पानी से जब आप नहाते हो तो आप देखते होंगे ना कि नहाने के बाद जब आप खुद को मिरर में देखते होगे तो मिरर में आप नजर नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि उस शीशे पे, उस मिरर पे ना पूरा स्टीम, भाप जो है वो लग चुका है, बहुत धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा, इवन दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। वो किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। जब आप इसको क्लीन करोगे ना तो बहुत सारा पानी निकलेगा। ठीक है, सो आइस मेल्टिंग या फिर वाटर बॉइलिंग, अब तो देखो मैंने आपको समझा दिया है ना, अब तो हमने समझ लिया। अब तो आप आंसर मुझे यूं बता दोगे, है ना, चुटकी बजाते बता दोगे। क्या आपकी चुटकी बजती है? पहले तो यही बता दो मुझे, क्या चुटकी बजानी आती है? तो चुटकी में आंसर कैसे करोगे भाई? है, अगर चुटकी बजानी आती होती तो आप चुटकी में आंसर कर पाते। ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लो। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टीम फॉर्मिंग ऑन अ मिरर आफ्टर अ हॉट शावर। Okay, now next question, question number 8. Which state of the water has a definite shape and volume? किस स्टेट का, है ना, वाटर हैज 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर के किस स्टेट के पास फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? यस, वाटर के किस शेप के पास फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है? बेसिकली किसके पास है बेटा? लिक्विड, गैस, सॉलिड या फिर नन ऑफ अबव? लिक्विड, गैस, सॉलिड या फिर नन ऑफ अबव? किसके पास होता है? सॉलिड के पास होता है। यस, किसके पास होता है बच्चे? सॉलिड के पास होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड? क्लाउड बनने के पीछे का क्या रीजन है? सोचो, क्लाउड आप सबको पता है ना, बारिश सबको पसंद है, ठंड में किसी को पसंद नहीं होगी, है ना, लेकिन ओवरऑल रेन सबको पसंद है। तो जब तक क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक रेन नहीं होगी। अब क्लाउड बनने के पीछे का क्या रीजन है भाई? मेल्टिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग या फिर बॉइलिंग? क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड? जल्दी बता दो, क्लाउड बनने के पीछे का क्या रीजन है? क्या रीजन है? कैसे बनता है क्लाउड? हाँ, कैसे बनता है क्लाउड? जब जो वाटर है ना, वो क्या हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर, एंड बारिश कब होती है? जब प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। क्या यहाँ पे कहीं ठीक है, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, हाँ, तो भी क्या बताया कि वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाते हैं, वाटर जो है वो किस फॉर्म में चले जाते हैं? वेपर की फॉर्म में चले जाते हैं, है ना, हीट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे? यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंडेंसेशन या फिर बॉइलिंग या फिर कुछ और? जल्दी बता दो, जल्दी। सोच लिया? सोचा नहीं सोचा? देखो, बॉइलिंग ना हम अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होता तब लगाते, कर दिया ना कंफ्यूज। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर बॉईल एट व्हाट टेम्परेचर एट सी लेवल? वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू होता है? अगर जो हमारे पास प्योर वाटर प्रेजेंट है तो वो हमेशा फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। ठीक है, वो हमेशा फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। सो दैट इज 50%, 75%, 100% या फिर 150, नॉट परसेंट, इट्स डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल होना शुरू हो जाता है बेटा? सो प्योर वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर आप प्योर वाटर में चीनी या फिर नमक डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट? जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो इट एक्सपैंड, इट कॉन्ट्रैक्ट, इट रिमेन द सेम, टर्न इनटू गैसेस। तो देखो, फ्रीज होने के बाद टर्न इनटू गैसेस तो नहीं होता है ना, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब भी ये वाटर जो है वो फ्रीज होता है, ठीक है, जब भी वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? यस, जब भी वाटर फ्रीज होगा वो क्या हो जाएगा? देखो, दो ही ऑप्शन आपको समझ में आ रहे हैं, या तो एक्सपेंड होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या हो जाएगा? सोच के बताओ, आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स। ठीक है, जल्दी सोच लिया? जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? इट एक्सपैंड और फ्रीज। यस, इट एक्सपैंड और फ्रीज, सो इट एक्सपैंड। क्या हो जाता है? ये एक्सपैंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
What नहीं, which of the following is an example of sublimation? कौन सा इसमें से sublimation का एग्जाम्पल है? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर I'll explain, है ना. ऑप्शन है हमारे पास आइस मेल्टिंग, वाटर बॉइलिंग, ड्राई आइस टर्निंग इनटू गैस, वाटर फ्रीजिंग. चलो पढ़ लिए ऑप्शंस. अब हम जानते हैं कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है. सो सब्लिमेशन का मतलब है व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू द लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन. यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे? सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट इज सी, ड्राई आइस टर्निंग इनटू गैस. ठीक है, ड्राई आइस टर्निंग इनटू गैस. ड्राई आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे जब आप पूजा करते हो तो आप कपूर जलाते हो, है ना. कपूर क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है. जैसे ही आपने उसको हीट किया, जैसे ही आपने उसको बर्न किया, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13. सो which of the following statements about evaporation is correct? evaporation के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पे एकदम करेक्ट है? ठीक है. इट अकर ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट, कि भाई सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही इवापोरेशन होगा. इट हैपेंस ओनली इन सनलाइट. इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करता. क्या हो जाएगा? सोच लिया. Yes, which of the following statement above about evaporation is correct? कौन सा करेक्ट है भाई? हाँ, it occur only at the boiling point. नहीं, evaporation boiling point पे नहीं होता. अगर evaporation boiling point पे होता तो that is called boiling ना. उसको हम evaporation क्यों बोलते हैं, है ना. It happen only in the sunlight. वो सिर्फ और सिर्फ sunlight की presence में होता है. It takes place at all temperature. Yes, सारे टेम्परेचर पे हमारा इवापोरेशन हो सकता है, चाहे टेम्परेचर बहुत कम ही क्यों ना हो, चाहे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो. इवापोरेशन के लिए कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता. ठीक है, इवापोरेशन के लिए कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. What happens when steam is cooled? जब हम स्टीम को कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा? It turn into ice, it remain the same, it turn into vapor या फिर it disappear. क्या हो जाएगा? Yes, स्टीम क्या है? हाँ, स्टीम क्या है? एयर है. जैसे ही हम एयर को कूल करेंगे वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, पहले वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पहले वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट टर्न इनटू वाटर. किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा. क्या आप साथ ही साथ कमेंट करके मुझे आंसर बता रहे हैं या नहीं बता रहे? देखो, अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप मुझे बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं. ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल इसका और बढ़ा देंगे. ठीक है, तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता. इसकी जानकारी मुझे कहां से मिलेगी? आपसे मिलेगी. तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे बताएं कि आपसे ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 15. Why does an earthen pot keep water cool? देखो, मटके का पानी तो आप सबने पिया कि नहीं पिया, है ना. गर्मी में तो मजा आ जाता है ना मटके का पानी पी के. ठीक है, तो जब आप मटके का पानी पीते हो तो ऐसा क्यों होता है कि भाई वो ठंडा ठंडा होता है, जबकि वही सेम पानी आप पतीले में रख दो. ठीक है, आप एक काम करो, मटका ले लो, पतीला ले लो. ठीक है, मटके में भी उतना ही पानी रखो, उतना ही पानी आप पतीले में रख दो. अब 4-5 घंटे बाद जब आप देखते हो तो आपको ये दिखेगा कि भाई पतीले का पानी गर्म हो गया है गर्मी में, जबकि मटके का पानी ठंडा हो गया. ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है इसके पीछे का? It absorb heat from water. Water seeps through its walls and evaporate. It has a built-in cooling system. It conduct heat away from the water.
तो देखो, जब भी हम अर्दन पॉट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम मटके के बारे में बात करते हैं, तो वो किससे मिलके बना होता है? वो मिट्टी से मिलके बना होता है। तो उसमें ना छोटे छोटे से ना पोर्स होते हैं, जिस पोर्स से वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स ना बाहर आ जाते हैं, तो मटका बाहर से गीला हो जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है। तो जो भी मटके के बाहर वाला पानी है ना, वो इवापोरेट हो जाएगा। एंड इवापोरेट कॉज कूलिंग, जहां पे भी इवापोरेशन होता है वहां पे वो ठंडा ठंडा कर देता है। कैसे? क्योंकि वहां का तो हीट चला गया। अब वहां जब हीट नहीं बची हुई तो क्या बचेगा? ठंडा ठंडा कूल कूल बच जाएगा। इसी वजह से मटके का पानी ठंडा होता है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल पतीला है उस पे तो कोई भी होल प्रेजेंट नहीं होता, वो छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से वाटर बाहर नहीं आ पाते हैं, इवापोरेशन नहीं होता। और जब इवापोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग भी नहीं होगी। ठीक है, सो वाटर सीप्स थ्रू इट वॉल एंड इवापोरेट। वो जो छोटे छोटे से होल्स है ना, उससे वाटर बाहर आ जाते हैं एंड वो इवापोरेट हो जाते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, यस, एयर में, हवा में पानी का होना, वाटर वेपर का होना क्या बताता है? कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी, इवापोरेशन या फिर फ्रीजिंग? क्या बताता है बेटा? ये बताता है हमें ह्यूमिडिटी के बारे में। आपने सुना है ना, जब बहुत गर्मी होती है तो बहुत ऐसे किसी की बॉडी से हाथ भी टच हो जाता है, अपने हाथ में से टच होता है, बहुत चिपचिपा सा लगता है। तो वो चिपचिपा सा क्यों लगता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में जब वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा हो जाता है इन एयर, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। सो यहाँ पे भी तो वही पूछा है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर जब हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। बड़े आगे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following process is responsible for drying of wet clothes? कौन सा प्रोसेस यहाँ पे गीले कपड़ों को सुखाने के लिए, ठीक है, यूज किया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली? कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है भाई? जल्दी बता दो। आपने कपड़े धोए हैं? अच्छा नहीं धोए, कोई बात नहीं। आपने गीले कपड़े बाहर सुखाए तो होंगे ना, है ना? ये तो टास्क आपको मिलता रहता है। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जब आप वो गीले कपड़े बाहर सुखाने के लिए जाते हो, फिर कुछ टाइम के बाद आप देखते हो भाई ये कपड़े तो सूख गए, आज तो धूप भी नहीं निकली थी, है ना? या फिर मान लो धूप निकली भी होगी तो भी कपड़े सूख जाते हैं, नहीं भी निकलती है तो भी कपड़े देर सवेर सूख ही जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं बेटा कपड़े? फ्रीजिंग की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से, इवापोरेशन की वजह से, या फिर सब्लिमेशन की वजह से। क्यों कपड़े सूख जाते हैं? क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उनको सूखना होता है ना? नहीं, इवापोरेशन की वजह से कपड़े सूखते हैं। ठीक है, वो पूरा का पूरा जो वाटर है क्लॉथ के अंदर, वो सब उसको क्या कर देता है? उड़ा देता है, उसको इवापोरेट कर देता है, उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। What is the name of cycle in which water continuously change its state? उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं जहां पे वाटर कंटिन्यूसली अपने स्टेट को चेंज करता रहता है एंड मूव्स अराउंड द अर्थ? ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाटर मोशन, वाटर फ्लो, वाटर साइकिल या फिर वाटर इवापोरेशन। क्या बोल देंगे बेटा? एनी आइडिया? एनी आइडिया? यस, क्या बोलेंगे? देखो, जहां पे वाटर का फिजिकल स्टेट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ना, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। क्योंकि वाटर साइकिल में ही कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, इवापोरेशन होता है। सारी चीजें हमें कहां पे देखने के लिए मिलती है? वाटर साइकिल में देखने के लिए मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी बता दो। हाँ, लिख दिया? यस, वेरी गुड। सो ऑप्शन सी यानी कि वाटर साइकिल हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following statement is true about कंडेंसेशन?
कौन सा इसमें से स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है अबाउट द कंडेंसेशन? यस, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंडेंसेशन? यू नो व्हाट इज कंडेंसेशन? यानी कि वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू स्टीम. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, या फिर ये जो हमारा कंडेंसेशन है ये सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में होता है, या फिर कंडेंसेशन करने के लिए रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर. विच स्टेटमेंट इज ट्रू, हमको ये बताना है. यस, कौन सा स्टेटमेंट बेटा यहां पे हमारा ट्रू हो जाएगा? तो जब वाटर वेपर है ना, यानी कि जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तब इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. Why do wet cloth dry faster on a windy day? जब बहुत तेज तेज हवा चल रही होती है, उस कंडीशन में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? क्या आप बता पाओगे इसका आंसर? उस टाइम पे कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? क्या रीजन होता है उनके पीछे का? तो ऑप्शन है हमारे पास, विंड एड हीट टू द क्लोथ, गर्मी ला देता है कपड़ों में. विंड इंक्रीज ह्यूमिडिटी, भाई तेज हवा चलेगी तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी. विंड रिमूव वाटर वेपर फास्टर, विंड जो है वो वाटर वेपर को बहुत जल्दी जल्दी रिमूव करने का काम करता है. या फिर विंड प्रिवेंट इवापोरेशन, विंड जो है वो इवापोरेशन होने से रोकता है. अगर विंड इवापोरेशन होने से रोकता तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते. क्या रीजन है क्यों तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? क्योंकि जितनी तेज हवा चलेगी है ना, उतनी जल्दी वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, आपने देखा ना जब घर में पोछा लगता है और पंखा चला दो तो जल्दी वो पानी सूख जाता है, रेदर देन कि आप सिर्फ पोछा लगा के छोड़ दो और पंखा नहीं चलाओ, तो वही पानी बहुत लेट में इवापोरेट होता है. राइट? सो विंड रिमूव वाटर पार्टिकल फास्टर, विंड जो है वो वाटर पार्टिकल को जल्दी रिमूव करने का काम करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन विंटर? Which process is responsible for the formation of frost in winter? देखो विंटर में क्या होता है, ऐसे जम जाते हैं है ना, तो कौन सा प्रोसेस है? इवापोरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन या फिर मेल्टिंग? ठीक है, तो विंटर में फ्रोस्ट कैसे हो जाते हैं, जम कैसे जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, है ना, फ्रीज हो जाते हैं, जम जाना इज फ्रीजिंग. सो क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यस. Now, next question है question number 22. Which of the following activities is an example of evaporation? कौन सी इनमें से एक्टिविटी इवापोरेशन का एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल सारे के सारे रीड कर लें. वाटर बॉइलिंग इन अ केटल, आइस क्यूब मेल्टिंग, ड्यू फॉर्मिंग ऑन लीव्स, वाटर ड्राइंग अप फ्रॉम अ puddle. यानी कि वो जो गड्ढा होता है ना, उसमें से जब वाटर इवापोरेट हो जाता है, मतलब पूरा गड्ढा सूख जाता है, जिसमें पहले पानी था अब वो पूरा सूख गया. ठीक है, ये डी का मतलब है. सो कौन सा एक्टिविटी यहाँ पे इवापोरेशन के बारे में बता रहा है? अब तो पता चल गया है ना, अब तो पता चल गया है. इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जब देखो कोई गड्ढा है उसमें पहले पानी था लेकिन अब उसका पानी खत्म हो गया, दैट मीन्स इट इवापोरेट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन. ओके, नाउ next question is question 23rd. Which of the following factor reduce evaporation? कौन सा फैक्टर यहाँ पे इवापोरेशन को रिड्यूस कर सकता है या फिर करता है? हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, मोर विंड या फिर कोल्ड वेदर? जल्दी बता दो. इवापोरेशन मतलब पानी का इवापोरेट हो जाना है ना, तो किस कंडीशन की वजह से इवापोरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा? देखो, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, लेकिन जितनी ज्यादा ठंडी होगी उतना कम इवापोरेशन हो जाएगा. तो कोल्ड क्लाइमेट जो है, कोल्ड वेदर जो है, वो इवापोरेशन को स्लो डाउन कर देता है. ठीक है, उसके हम बोल सकते हैं उसकी ताकत को कम कर देता है. सो क्वेश्चन नंबर 23rd का ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट है. ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24th. हाउ डू क्लाउड फॉर्म इन द स्काई? स्काई में क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है? यस, स्काई में क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवापोरेट होता है उसकी वजह से. बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, बाय मिक्सिंग ऑफ एयर एंड डस्ट, बाय फ्रीजिंग ऑफ एयर. तो स्काई में क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब वाटर इवापोरेट होता है उसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, राइट? सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24th, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट इज ऑप्शन ए, बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर. चलो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25th इज व्हाई डज स्टीम डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम? जो भी मैंने बताया था ना, जैसे कि जब हम गर्म पानी से शावर लेते हैं तो मिरर पे वो स्टीम नजर आती है, ठीक है? या फिर जब अगर आपके स्पेक्स लगे हुए हैं, आप सुबह सुबह गर्म पानी या फिर गर्म चाय पीते हैं तो स्पेक्स पे वो स्टीम लग जाती है ना? लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हट भी जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? इट टर्न इनटू आइस, इट कंडेंस इनटू वाटर वेपर, इट बर्न्स, या फिर इट टर्न्स इनटू सॉलिड. तो ऐसा क्यों हो जाता है? सी, वो तुरंत क्यों हट जाता है? क्योंकि जो वो गैसेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है? वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कंडेंस हो जाता है बेसिकली स्टीम से वाटर वेपर में. सो इट कंडेंस इनटू वाटर वेपर. Okay, so for question number 25th, why do steam disappear after some time? So it condense into water vapor. Okay, so this is question number 25 and आपको मुझे ये बताना है कि out of 25 how many questions you have done by yourself. Okay, and कितने क्वेश्चन गलत हो गए? क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था आपके लिए या फिर डिफिकल्ट था? तो आउट ऑफ 25 आपके कितने आए हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है. ओके, अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम नेक्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे. ओके, एंड मेक श्योर कि आप डेली अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं. टाइम टेबल के लिए आपको पोस्ट पे जाना है ना? तो आफ्टर 2 PM आपको दिख जाएगा कि आज आपकी क्लास आनी है कि नहीं आनी है, और क्लास का टाइम एकदम फिक्स है 8:04 PM. ओके, तो आपको टाइमिंग की चिंता नहीं है, 8:04 पे आपकी क्लास आ जाएगी. बस आपको ये देखना है कि आपकी क्लास किस किस दिन आनी है, ठीक है? 2 दिन के गैप पे आपकी क्लास आती है, बाकी 2 दिन 7th और 8th की आती है. क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय.